आज के संदर्भ में अगर बात करें तो एपिडा का काम जो है, एपिडा का काम ये है कि बाजार उपलब्ध हो। जैसे हमारा फ्रूट वेजिटेबल और कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर है और फल है तो उनकी बाजार की बड़ी समस्या है। जी बाजार किसान के पास तो है नहीं, बिचौलिए के पास बाजार है जी। और वो वहां से खरीदता सस्ता है, बेचता महंगा है। और आज जो है वही फसलें, छोटी खेती में वही फसलें उगाने में फायदा है। जो थोड़ी महंगी फसल तो उसमें थोड़ा जरूर है, लेकिन आज जो है किसान को टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन करना पड़ेगा अगर छोटी खेती पर निर्भर रहना, क्योंकि -1 हेक्टेयर का किसान हो गया अधिकतर हमारे यहाँ। जी जी। तो अगर हम पॉली हाउस या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से या उस तरह के सीड से बेमौसमी सब्जी उगाते हैं तो उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। जी जैसे खीरा है, अगर वो शादी ब्याह के टाइम आ जाए या समय से 1 महीना पहले आ जाए तो उसकी कीमत होती है। और अगर वो उस समय आए कि जब उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा हो तो फिर कीमत नहीं मिलती। तो पिछले एक खीरे की नई वैरायटी आई है जिसका पिछले साल जो है 2500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जिसकी कई जगह बहुत सारी डिमांड है। तो एपिडा का काम यह है कि इस तरह की फसलें जैसे राइस में बासमती है, तो इस तरह की जो चीजें होती है उनको एक्सपोर्टर को और फार्मर्स को या एफपीओ के माध्यम से उनको क्लब करना। तो उसमें क्या है कि बाजार से कुछ ज्यादा मिलता है, बाजार में तो एमएसपी भी नहीं मिलता। एक्सपोर्टर थोड़ी क्वालिटी तो जरूर देखता है लेकिन वो रेट भी उस तरह के मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि इनके माध्यम से पैकेजिंग का अगर काम हो जाए वेस्ट यूपी में एपिडा की फंडिंग से, तो अगर पैकिंग हाउस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है तो मान लिया हमको क्वालिटी वाइज जो है पैक करना है, या आप गुड़ ले लो या आपका कोई फ्लावर है, तो पैकेजिंग यूनिट किसान नहीं लगा सकता जी। खाद्य प्रसंस्करण में और फ्लोरिकल्चर में यूनिटें बहुत महंगी है। तो इस हम्म। तरह का अगर डेवलपमेंट होगा तो उसमें बाजार उपलब्ध होगा किसानों को। जैसे जी हमारे यहाँ पे हमने प्रयास से एक फूल मंडी शुरू करवाई नोएडा में, बहुत महंगा खर्चा हुआ और वो इसलिए बंद होगी कि उस समय किसानों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सीधा नहीं बेचा। गाजीपुर मंडी में लेकर आते हैं, आड़तीय तो वे है नहीं, वे भी अब वो हो गए जो रिटेल में बेचते हैं और वो 10% लेते हैं किसान से। हम्म। तो 10% तो उनका कमीशन हो गया। दूसरा ये कि अगर फूल लेके किसान आया तो उसको वे कहते हैं कि नहीं ये तो बंच उस समय कहेंगे ये तो 80 का बिक जाएगा, फिर 1 घंटा बाद कहेंगे 50 का बिक रहा है, बताओ कहो तो बेच दूं। तो हम चाहते हैं कि एक किसान मतलब उत्पादक और खरीदार दोनों का एक बाजार डेवलप हो कुछ क्षेत्रों में। जैसे नोएडा की फूल मंडी है तो हमने पॉली हाउस वाले जो है यूपी में जो फ्लोरिकल्चर करते हैं वेस्ट यूपी के, उनसे बात की है कि भाई अगर उसको दोबारा शुरू करवाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा मार्केट पहले था, तो आप उस पर बेचने का काम शुरू करो। मतलब हमारा ये है कि प्रबंधन से प्रसंस्करण से आजकल वैल्यू एडिशन बिना किसान का कोई लाभ होने वाला है नहीं। क्योंकि अगर आप प्लेन चीजें बेचते रहोगे तो कहीं डब्ल्यूटीओ आ जाता है, कहीं दूसरे इश्यू आ जाते हैं, दाम नहीं मिलता। सही बात है। और गेहूं और चावल और गन्ने पे ही टिके रहे तो जो दूसरी चीजें जैसे मोटा अनाज है आज डिमांड है, तो मोटे अनाज की कृषि में भी बेनिफिट है। पिछले समय से जब से इसका पाम ऑयल का मिक्सिंग बंद हुई है तो हम्म। सरसों का फार्मर का ठीक है, पिछले 2-3 मतलब सीजन से उसका अच्छा चल रहा है, बहुत कम। देखिए फसलों में इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, दाम नहीं बढ़ रहे उस लेवल पे। जी अगर महंगाई दर भी देखें तो इन्फ्लेशन 7% से कम कभी रहता नहीं, और एमएसपी में जो बढ़ोतरी होती है वो 2%, 3%, 2.5%, मतलब वो भी नहीं है जो महंगाई दर है। जी तो इसलिए कुछ ऐसी फसलें और ऐसी चीजें मतलब वैल्यू एडिशन का कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे कृषि स्वास्थ्य है, जी। कृषि का स्वास्थ्य से बहुत बड़ा कनेक्शन है। बहुत सारी ऐसी बिल्कुल फसलें हैं बिल्कुल। जिसको हेल्थ में प्रयोग किया जा सकता है। अगर मैं सफेद कद्दू की बात करूं जी तो सफेद कद्दू जो है, अगर आदमी उसका एक गिलास जूस पीस रहा है तो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की भी क्षमता उसमें रहती है। हरियाणा की थोड़ा सा कृषि का एक्सटेंशन अच्छा है तो वहां का सोनीपत का किसान आज स्वीट कॉर्न बेच रहा है, जी हाँ बिल्कुल। गाजर बेच रहा है, जो 40 रुपए से कम कभी बिकती ही नहीं।
मशरूम भी बेच रहा है। मशरूम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन स्वीट कॉर्न और अमेरिकन गाजर जो है वो टेक्निकल नहीं है। तो कुछ इस तरह की फसलें पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इंट्रोड्यूस हों और उनका बाजार का थोड़ा माध्यम बन जाए। बाजार के बिना किसान फेल होता है। तो इस तरह का हमारा प्रयास है जी, क्योंकि हम अपने संगठन को थोड़ा सा दूसरी लाइन पे लेके जाना चाहते हैं कि जो सब्सिडी डकारने का और सुविधाओं का काम करते हैं वो उन्नति और प्रगतिशील किसान कहलाते हैं, जबकि उनका किसानों के लिए कोई काम नहीं होता। तो योजना जो है ग्राउंड तक जाए, जो किसान करना चाहता है वो कर ले, हम उसको एजुकेट और अवेयर ही कर सकते हैं। जी। तो सर, यहाँ यही हमारा था। मेरा प्रश्न एक तो ये है कि जो ये एपिडा है, ये एक बार इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता दें, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि जो आपका संगठन काम कर रहा है, इससे पहले आप भारतीय किसान यूनियन के साथ में थे और वहीं से विखंडन होकर के आपने अपना एक अलग संगठन जो है वो खड़ा किया। तो आपके जी। अपने विशेष जो विषय हैं वो किस तरह से अलग हैं भारतीय किसान यूनियन से? नहीं, एक विशेष विषय तो ये है कि देखो, कुछ संगठनों ने जो है सड़क पे बैठने को ही संघर्ष मान लिया। वो वार्ता और योजनाओं के आधार पे जो किसान का वेलफेयर हो सकता है उसका ना तो उनको ज्ञान है, ना उस सेक्टर में वो जाना चाहते। समस्या के समाधान से मतलब नहीं है रुक्का कितना उतारा जाए, सड़क रोक के फोटो कितना बड़ा छपे। अधिकतर किसान संगठन इस कंपटीशन में है और इस कंपटीशन में हम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। किसान संगठन का काम प्रेशर ग्रुप का होना चाहिए कि अगर कोई योजना गलत है या आप उसका लाभ नहीं मिल रहा है और सामने वाला सुन नहीं रहा, तो तब आप भीड़ को इकट्ठी करके उस पर प्रेशर ग्रुप का काम कर सकते हो, लेकिन बात टेबल पे ही करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब पहले नीति के ऊपर आप सवाल करोगे, लेकिन राजनीति से आपका परहेज रहेगा, गुरेज रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी में लूप होल है जिससे किसान को रोका जाता है। किसान की कमी क्या है कि बहुत भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन लगा दो। एक भी किसान का ऐसा उदाहरण नहीं है, ठीक है कोई एक्सपोर्ट में है, उसके खेती के नाम जमीन हो सकती है, जो सीधा निर्यात करता हो। इसका यही कारण है कि जो पेपर वर्क है वो किसान नहीं कर सकता, और पेपर वर्क के कारण ही बहुत सारे लोग एमओयू और उससे खेती कराते हैं, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन भी ले लेंगे और उसी ब्रांड को वो फिर महंगे पे बेचते हैं। जी। तो किसान की दो मजबूरी है कि वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाता, किसमें भी वो उन्नत कर लेता है, लेकिन अगर उसको यहाँ पे पादप विभाग में रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली आना पड़े तो वही उसके लिए बड़ा काम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्था को सुधारने की और ऑनलाइन करने की आवश्यकता है, और एग्रीकल्चर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में संभावना नहीं है, लेकिन बस हमारा यही कहना है कि अगर किसानों को थोड़ा मुनाफे की तरफ जाना है तो थोड़ी सी रिस्की फसलें करनी पड़ेंगी, और उसमें सरकार का प्राथमिक रूप में सहयोग सब्सिडी के रूप में नहीं, केवल जो है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग अगर सरकार दे, चाहे माध्यम कोई भी हो। एपिडा एक ऐसी संस्था है जो पिछले लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन इसने 4-5 साल पे ये कृषि प्रसंस्करण निर्यात कॉरपोरेशन इसका नाम है जी। और इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर भी नहीं है। ये हॉर्टिकल्चर के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में काम करती है। जैसे बनारस से इन्होंने मिर्च का एक्सपोर्ट शुरू किया तो 5 रुपए किलो रेट मिलते थे, आज किसान वहां पे 20-25 रुपए किलो से कम वहां कभी मिर्च बिकती नहीं, क्योंकि वहां पे एक्सपोर्टर पहुंच गए। दूसरा थोड़ी डिफिकल्टी भी है उत्तर प्रदेश पे, इसलिए भी कोई ध्यान नहीं देता कि हमसे पोत जो है बंदरगाह दूर पड़ते हैं, तो हमारी थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई एमएसपी तो है नहीं, वहां तो कंपटीशन है, और की अच्छी हो, पेस्ट ज्यादा उपयोग ना हो, ये तो नहीं हो सकता कि जी। तो अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था और एक प्रबंधन दिखाई देगा एपिडा के माध्यम जी से, कि जहां पर जी आलू, चावल, गुड़ जी ये जी जी मतलब व्यवस्थित तरीके से बाजार में उपलब्ध होगा और किसानों को भी सही मूल्य मिलेगा। सर, इसमें जो मूल्य के निर्धारण की बात हो रही थी, एमएसपी की, इसमें उसको क्या सहयोग मिलेगा? हेलो, सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अब आवाज आई जी, हाँ। बीच में कट सर, गई थी। मेरा सवाल ये है कि एपिडा के माध्यम से जो अभी बदलाव आने जा रहे हैं प्रबंधन के क्षेत्र में, जी, तो किसानों को क्या मूल्यों के निर्धारण पर भी इससे सहयोग मिलेगा?
नहीं देखिए, इसमें मेरा आपसे यही कहना है कि आजकल कोई कुछ भी बकाए, एमएसपी और ये सब भी एक विषय बने हुए हैं कंट्रोवर्सी का डब्ल्यूटीओ के अंदर। और